सुमेरपुर गांव में शीला अपने पोता और पोती चुन्नू और रागिनी के संग रहती थी। अभी कुछ वक्त पहले ही उसके बेटे और बहू की मौत हुई थी। क्या हुआ शीला बहन, इतना दुखी क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बहन, बस ऐसे ही। बहन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पास इस समय बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ बताओगी तो हो सकता है तुम्हारा कुछ दुख हल्का हो जाए। क्या बताऊँ आशा बहन, तुम तो जानती हो कि मेरी भी अब उम्र हो रही है और यह दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। समझ नहीं आता कि इनका पालन पोषण अब कैसे होगा। तुम तो जानती ही हो कि मैं गांव में मुखिया जी के यहाँ काम करके ही अपनी जीविका चला रही हूँ। बहन, तुम परेशान मत हो। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। जब उसने यह कष्ट दिया है तो इसका निवारण भी वह कभी न कभी कर ही देगा। बाकी तुम्हारा तो व्यवहार इतना अच्छा है कि पूरा गांव तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। यूं थोड़ी देर बात करके आशा अपने घर चली जाती है। शीला मुखिया जी के यहाँ काम करके अपनी जीविका चलाती थी। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीत रहा था। दादी, यह आपके हाथों में क्या हो गया है? पता नहीं बेटा, लगता है कि गर्मी की वजह से शरीर पर दाने पड़ गए हैं। धीरे धीरे शीला की बीमारी बढ़ती जाती है और उसके शरीर पर दाने भी बढ़ जाते हैं। अब गांव में कोई भी न तो उसके घर जाता था न उससे बात करना पसंद करता था। देखो शीला, अब से तुम हमारे घर काम करने मत आया करो। और मैं गांव वालों की तरफ से तुमसे कुछ कहना भी चाहता था। क्या हो गया मुखिया जी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। शीला, तुम्हारी बीमारी की वजह से अब मैं तुम्हें अपने घर में काम नहीं करवा सकता हूँ और हम सभी गांव वालों का यह कहना है कि तुम यह गांव छोड़कर चली जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह बीमारी कहीं महामारी में बदल जाए। मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। आप जानते हैं कि मेरा बेटा और बहू भी नहीं है। मेरे पोता और पोती भी बहुत छोटे हैं। उनका गुजारा भी मेरे ही काम से चलता है। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे और इस गांव से भी निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? और ये तो गर्मी की वजह से मेरे शरीर पर दाने पड़ गए हैं। आप विश्वास मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो शीला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम आज ही अपने बच्चों को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाओ। शीला मुखिया के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। बच्चों, अपना अपना सामान बांध लो, हमें यह गांव छोड़कर जाना है। पर दादी, हम तो इतने दिन से इस गांव में रह रहे हैं, तो हमें गांव छोड़कर क्यों जाना है? कुछ नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। वह तीनों लोग गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक जंगल दिखाई पड़ता है। दादी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब आगे नहीं चल पाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, रुको, हम यहीं पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। वह तीनों मिलकर वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं और रहने लगते हैं। दादी, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी दे दो। शीला अपना पानी का बर्तन देखती है। अरे बेटा, पानी तो खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा इंतजार कर, मैं लेकर आती हूँ पानी कहीं से। दादी, आप मत जाओ, मैं जाकर देखती हूँ और कहीं से पानी लेकर आती हूँ। रागिनी पानी ढूंढने के लिए जाती है पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। उस जगह पर कुछ नारियल के पेड़ होते हैं तो वह नारियल ले आती है
लाओ दादी, पानी दो मुझे, बहुत तेज प्यास लग रही है। मेरे छोटे भाई, यहाँ पानी तो कहीं नहीं मिला। मैं काफी दूर तक घूम कर आई हूँ, पर मुझे नारियल पानी मिला है। तुम इसी में से पानी पी लो। सच में बेटा? यहाँ पर कहीं भी कोई नदी या पानी का इंतजाम नहीं है? नहीं दादी, मैं बहुत दूर तक घूम कर आई, लेकिन मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पास ही तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई पानी का झरना या नदी हो, और उसी से पानी बहने की आवाज तो आती है। हाँ दादी, आवाज तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वह नदी कहाँ है, क्योंकि मुझे तो दूर दूर तक यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगी तो देख कर आऊंगी। दादी, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बाहर देखती हूँ, शायद कोई फल वगैरह हो तो लेकर आती हूँ। बेटा, अब तू मत जा, क्योंकि शाम भी हो रही है। मैं जाकर कोई फल वगैरह तोड़ कर लाती हूँ, और यह भी देख कर आती हूँ कि यह नदी कहाँ पर है। शीला कुछ पेड़ों से फल तोड़ती है और नदी को ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी उन लोगों को वह नदी नहीं दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे उनके दिन बीत रहे थे। वह नारियल पानी पीकर प्यास बुझा ले और फल खाकर अपनी भूख। दादी, यह फल खाकर मैं बोर हो गया हूँ, मुझे आज कुछ और खाना है। चुन्नू, जब दादी ठीक हो जाएंगी और हम वापस गांव चलेंगे, तब हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। तब तक यही फल खाकर अपना पेट भरो। नहीं, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें इस जंगल में फल के अलावा कुछ और मिल जाए तो मैं तुम्हें वह दे दूंगी। इधर शीला की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। चुन्नू और रागिनी दोनों जंगल में कुछ खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर उन्हें बड़ी मुश्किल से उस दिन फल मिलते हैं। चलो चलो, अब अंधेरा हो रहा है, दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। आज जितने फल मिले हैं, हमें उसी से पेट भरना होगा। दोनों रास्ते से लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बुढ़िया दिखाई पड़ती है। बच्चों, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? अम्मा जी, हमारे पास तो बहुत थोड़े से फल हैं जो हम अपनी दादी के लिए ले जा रहे हैं, जो कि बहुत बीमार हैं। बेटा, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। तुम लोग के पास जो भी हो, थोड़ा बहुत मुझे वह खाने के लिए दे दो। ठीक है अम्मा जी, यह 2 फल आप खा लीजिए। रागिनी अपने हिस्से के फल उसे दे देती है और वह दोनों वापस अपनी दादी के पास झोपड़ी में आ जाते हैं। अरे, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? अरे अम्मा जी, आप तो हमें उस दिन मिली थी। हाँ मेरी बच्ची, मैं आज भी रास्ता भटक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अम्मा जी, आप अंदर आइए, मेरी दादी से मिलिए। रागिनी उसे अंदर लेकर जाती है। दादी देखिए, मैंने आपको जो उस दिन अम्मा जी के बारे में बताया था, ये वही हैं। आज फिर रास्ता भूल गई हैं। आओ बहन, आओ बैठो। तुम लोग इस वीरान जंगल में क्यों रहते हो? यहाँ पर पास में तो एक गांव भी है, वहां जाकर रहो। बहन, हम सुमेरपुर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे शरीर पर यह बीमारी होने की वजह से उन लोगों ने मुझे और मेरे बच्चों को बाहर निकाल दिया है। मेरे बेटे बहू मर चुके हैं
अब यह बच्चे मेरी ही जिम्मेदारी हैं। क्या तुम सुमेरपुर की निवासी हो? वहाँ तो महामारी आई हुई है, लोग बीमारी से जूझ रहे हैं और लोगों के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं है। अरे यह क्या हो गया? मेरे गांव के प्यारे लोग इतने कष्ट में हैं। लेकिन बहन, तुम उन्हें प्यारा क्यों कह रही हो? उन लोगों ने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं बहन, समय समय की बात है। मैंने पूरी जिंदगी उसी गांव में गुजारी है। भले ही उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि उन लोगों के साथ बुरा हो। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद, बहन, रात बहुत ज्यादा हो गई है, क्या आज रात मैं तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बिल्कुल आप यहाँ पर रुक सकती हैं। रात को थोड़े बहुत फल खाकर वह सभी सो जाते हैं। दादी, वह अम्मा जी कहाँ गईं? और यह लोटे में पानी कैसा रखा हुआ है? यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलता है। हाँ, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और जो कल रात जो हमारे यहाँ रुकी थी, वह कहाँ चली गई? दादी, यह देखिए, यहाँ पर एक पत्र भी पड़ा हुआ है। अच्छा, जरा पढ़कर तो सुना कि क्या लिखा है इस पर। दादी, इसमें लिखा है कि मैं तुम लोगों की अच्छाई से बहुत खुश हूँ। तुम अपने शरीर पर इस जल को लगा लो, तुम ठीक हो जाओगी। और तुम लोगों ने जहाँ पर एक झोपड़ी बनाई है, वहाँ पर एक जादुई नदी है, तो इस लोटे के जल को वहाँ पर छिड़क देना, तो तुम्हें यहाँ पर नदी दिखाई देने लगेगी। यह एक जादुई नदी है और इसका जल भी जादुई है। इससे तुम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हो। वह तीनों लोग उस जल को उस जगह पर डालते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ उन्हें सच में एक नदी दिखाई पड़ती है। शीला उस जल को अपने शरीर पर डालती है और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। दादी, अगर इस जल से सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो क्यों ना हम अपने गांव चलकर उन सभी लोगों को सही कर दें। वह गांव वाले भी तो हमारे अपने ही हैं। वह तीनों लोग गांव की तरफ जाते हैं और उस जल को मुखिया जी को देते हैं। शीला बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन जब हमारे गांव पर बुरा समय आया तो तुमने हमें इस समस्या का समाधान दिया। मुखिया जी, आप सब लोग भी तो मेरे ही हैं और इस गांव में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, तो इस गांव और गांव के लोगों की हिफाजत करना तो हम सबका कर्तव्य है। शीला, अब तुम इसी गांव में रहोगी और तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोनों बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे खेतों में जो भी फसल होगी उसका 1/3 हिस्सा मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। शीला यह सुनकर बहुत खुश होती है और अब वह सभी लोग गांव में खुशी से रहने लगते हैं।